Hello friends, this is Navneet and today I'll continue with the next topic for Indian polity, and here in this video we'll discuss in detail about the basic structure of the constitution as well as preamble. So as many of you may know that preamble was earlier not considered as a part of the constitution, and only after Keshav Nanda Bharti case it was considered as the part of constitution, right? And only after this case, that is Keshav Nanda Bharti case, the Supreme Court first time reckoned the basic structure of the constitution. So that's why both the topics are somewhat interrelated and both the topics are very important. So I have put both the topics collectively in this video, so you will definitely get benefit. And further, the students who are watching my video, I request you to please subscribe to my channel FatehEdu.com if you have not subscribed. And further, if you like my videos, you can also follow me on my Facebook page. I have mentioned the link in the description of this video, so you can refer from there. So let's begin. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेम्बल होता क्या है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक बुक है, लाइक अदर बुक्स, जो नॉर्मल बुक्स होती हैं जिनका इंडेक्स होता है, कंटेंट होता है, अपेंडिक्स होता है, ठीक है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बुक है, डॉक्यूमेंट है रूल्स की विच गवर्न द कंट्री, और उसको एक लीगल सैंक्टिटी मिली हुई है, ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट प्रेम्बल, तो प्रेम्बल उस बुक का इंट्रोडक्शन है, उस बुक का प्रीफेस है, ठीक है। एंड प्रेम्बल इज ऑल्सो नोन एज द मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखो तो प्रेम्बल में सारी की सारी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस की गई हैं, तो इन शॉर्ट यहाँ पे जैसे सॉवरेनिटी है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोगों को हम जैसे जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो सारा कुछ जो है एक मतलब अब्रिज्ड फॉर्म में हमें यहाँ पे मिलता है प्रेम्बल में, ठीक है। तो ये एक लोगों को अल्टीमेट पावर दी गई थी प्रेम्बल की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेम्बल अगर बेसिकली हम देखें तो स्टार्ट ही यहाँ से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो बेसिकली हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ इंडिया के लोगों ने ये खुद को दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। चाहे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही बनाया था, फ्रेम किया था सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो भी था, लेकिन अल्टीमेटली वो हमने खुद को दिया हुआ है, क्योंकि इसमें लोगों की राय है, लोगों की वेलफेयर है, ठीक है। देन उसके बाद प्रेम्बल एक सिर्फ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज ओनली द प्रेम्बल जिसमें हमारे जो डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 26 नवंबर 1949 जिस दिन को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, ये मेंशन की हुई है। उसके बाद N.A. पालकीवाला एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी काफी ऑथर्स के बारे में, जैसे हमने फेडरलिज्म की बात करी थी, तो किसने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है, किसी ने जैसे ग्रैंडविल ऑस्टिन है तो उसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। तो डिफरेंट ऑथर्स से मैंने आपको रिलेट किया था, तो वो इंपॉर्टेंट रहती हैं चीजें, तो वो ही मैं यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ। तो N.A. पालकीवाला इज एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखना कि इन्होंने प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। फर्दर, प्रेम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट रिफ्लेक्ट्स द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, ठीक है। तो ये इस बार यूपीएससी में पूछा गया था, जिन्होंने 2017 प्रीलिम्स दिया है तो उनको पता होगा, राइट। तो प्रेम्बल रिफ्लेक्ट्स द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स एंड फर्दर अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस प्रेम्बल, राइट। देन उसके बाद प्रेम्बल कहाँ से आया, ठीक है, कैसे इसको इंक्लूड किया गया, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो तो आपको पता है B.R. अम्बेडकर ने सबसे पहले ड्राफ्ट जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्लेस किया था। लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड एंड डिफरेंट प्रोविजंस वर कंसिडर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो प्रेम्बल था दैट इज बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 में, इट इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट बट इम्पॉर्टेंट हियर इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था जवाहरलाल नेहरू ने प्लेस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको कि लेटर ऑन प्रेम्बल की फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ, राइट। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रेम्बल को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, राइट। जैसे कि आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट प्रेम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दो केस देखते हैं, एक है यहाँ पे बेरूबारी यूनियन केस 1960 और एक है गोलकनाथ केस 1967। तो दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि प्रेम्बल इज नॉट
कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसमें कोई भी अमेंडमेंट जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पास को यूज करते हुए केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में केस में ये डिसाइड किया कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करे। एक्चुअली हुआ क्या था कि केशव नंदा भारती केस में कुछ लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में कुछ झगड़ा था जिसको कॉम्पनसेशन को लेके था। तो उसमें जो पेजेंट्स थे उनकी बेसिकली फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही थी। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो चीज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है वो कैसे सही हो सकती है। ठीक है, तो इसके चलते इन्होंने बोला कि क्योंकि कुछ एक्ट्स थे, जैसे कि मैंने आपको जब स्केड्यूल्स कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्ट्स जो थे उनको 9th शेड्यूल में रखा गया था और उनको 9th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू की ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर थे वो केस, उनको जुडिशियल रिव्यू में नहीं लाया जा सकता था। ठीक है, तो वो केस जो था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो ऐसा ही कोई एक्ट इन्वॉल्व करता था जो कि 9th शेड्यूल में था। ठीक है, तो क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता था बट फिर भी वो उनकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था, तो इसके चलते फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि वो लोगों की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके चलते वो एक्ट नल एंड वॉइड है। तो ये फर्स्ट टाइम जो था प्रेम्बल को यहाँ पे उन्होंने कंसिडर किया एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, but even in this case Supreme Court did not define the basic structure of constitution, right? कि basic structure में आप, इसमें तो इन्होंने बता दिया कि fundamental rights आपकी violate हो रही हैं, तो fundamental rights are a part of your constitution, basic structure of the constitution। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि केशव नंदा भारती केस जो है इसको हम फेमसली fundamental rights केस भी बोलते हैं, राइट? तो अगर आपको याद ना आए तो आप फंडामेंटल राइट्स केस भी लिख सकते हो। तो इसमें जो था फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही थी तो इसमें उनको बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं, राइट? तो बट इसमें प्योरली नहीं बताया था, कंप्लीटली प्रॉपरली नहीं बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है। बिकॉज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन की बात करें, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, राइट? फर्दर उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल जो था बोला कि इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बिफोर दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से प्रेम्बल को ऑलरेडी अमेंड किया जा चुका था और जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड थे वो इसमें ऐड किए गए थे। देन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था इसने अपना, जैसे कि मैंने आपको बताया केशव नंदा भारती केस में गोलकनाथ केस जो था उसको भी, मतलब उसमें भी इन्होंने बोला था कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? बेरूबारी यूनियन केस में भी बोला था कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशव नंदा भारती केस में इन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बनाएगी जिससे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, राइट? देन उसके बाद यही चीज को सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर दोहराया इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में, ठीक है? और इसमें जो पार्लियामेंट के द्वारा 39th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1975, उसको इन्होंने इनवैलिडेट कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उस चीज में क्या हो रहा था कि उसमें इलेक्शन डिस्प्यूट्स, जो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के कुछ इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट थे, उनको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, ठीक है? 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंगली। बट क्योंकि ये इलेक्शंस की बात है और अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करें तो दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो इस चीज में ये फिर से वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 को नल एंड वॉइड कर दिया, इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया, और इन्होंने साथ में पार्लियामेंट को ये भी हिदायत दी कि आपकी अमेंडिंग पावर्स जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करी गई हैं। जितने आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने आपको एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी हैं, आपके पास लिमिटेड पावर्स हैं, तो आप अपनी लिमिटेड पावर्स का ही यूज करोगे, आप अपनी पावर्स को किसी भी आर्टिकल के अंदर एक्सपैंड नहीं कर सकते। जैसा कि आर्टिकल 368 के बारे में अगर आपको पता हो
तो आर्टिकल 368 बेसिकली है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो कोई रेजोल्यूशन पास करके नीदर हाउस लोकसभा और राज्यसभा में अमेंडमेंट जो है वो इनिशिएट कर सकती है। किसी भी एक्ट में या किसी भी लॉ में, किसी भी आर्टिकल में जो है वो अमेंडमेंट ला सकती है। तो इसके चलते जो है वो बोला गया था कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने आपको लिमिटेड पावर्स दी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 368 के अंडर आप अपनी ही पार्ट्स को जो है वो एक्सपैंड कर लो कि हम जब चाहे कोई भी एक्ट बना लें, कोई भी एक्ट हम रिपील कर दें। ठीक है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को ही क्यों ना वायलेट करता हो। तो ये हिदायत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को दी थी। अगेन पार्लियामेंट ने क्या किया, इसके चलते उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब लाई 1976 में, इन्होंने 368 आर्टिकल के अंडर ये चीज कर दी कि जो इनकी पार्लियामेंट की अपनी जो पावर्स हैं वो इन्होंने अनलिमिटेड कर दी। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम कोई भी पार्लियामेंट के थ्रू कोई भी अमेंडमेंट होती है तो उसको किसी भी कोर्ट में या किसी भी ग्राउंड के बेसिस पे उसको जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना वायलेट करता हो। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ने ये अपने बेनिफिट के लिए कर दिया कि अपनी पार्ट्स को इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया मिनर्वा मिल्स केस में। ठीक है, 1980 में। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, फर्दर इस प्रोविजन को, यानी कि जो इन्होंने अपनी अनलिमिटेड पावर्स की प्रोविजन जो रख दी थी अंडर आर्टिकल 368 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसको फिर इनवैलिडेट कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, ये कह के कि ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो क्योंकि जुडिशियल रिव्यू, अगर आपको पता हो तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया है जुडिशियल रिव्यू को, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने आपको अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी हैं, आपको उन्होंने लिमिटेड पावर्स दी हैं। तो ये चीज आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी एक पावर आपको दी है उसके अंडर आर्टिकल 368 के अंडर आप अपनी पावर का गलत फायदा उठा के अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहे हो और उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रख रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी नल एंड वॉइड कर दिया, एंड फर्दर इन्होंने पार्लियामेंट को स्ट्रिक्टली ये चीज बोल दी कि आप अपनी लिमिटेड पावर्स को एब्सोल्यूट पावर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ओरिजिनली आपको लिमिटेड पावर्स ही दी हैं, अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी हैं। ठीक है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 368 अगर आप अपनी लिमिटेड पावर्स को अमेंड करके अनलिमिटेड पावर्स में कन्वर्ट करते हो कि चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को ही क्यों न कॉन्ट्रावीन करती हो, तो दैट मीन्स कि यू आर डिस्ट्रॉइंग द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट हाउएवर यहाँ तक भी जो था सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया था। एंड एज यू नो दैट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में ही, यानी कि ओरिजिनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है किसी ने कुछ भी इसके बारे में डिसाइड नहीं किया था। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की अपनी इनोवेशन थी जिसको हम जुडिशियल इनोवेशन कहते हैं, जो कि इसने की थी केशव नंदा भारती केस में 1973 में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया था कि कोई भी अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट पास करती है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, ठीक है, अगर उस डिस्ट्रक्शन से बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट होता है तो उस केस में वो एक्ट जो है वो नल एंड वॉइड होगा। राइट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्योंकि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है डिफाइन नहीं किया था, तो लेटर ऑन डिफरेंट केसेस में ये खुद से ही इम्प्लाई हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। राइट, जैसे केशव नंदा भारती केस की अगर हम बात करें तो उसमें काफी चीजें जो थी वो रिफ्लेक्ट हुई थी, जैसे रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट होता था, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया होता था, देन फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्वियसली जो सबसे फोरमोस्ट थी वो भी रिफ्लेक्ट होती थी। तो ये चीजें क्योंकि सारा कुछ डिफरेंट केसेस में हमें रिफ्लेक्ट होती थी और ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहीं ना कहीं जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाती हैं, तो ये चीजें डिफरेंट केसेस से इम्प्लाइड होके हमने ली और बेसिक स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेट बनाया कि ये चीजें जो है हमारे
बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। जैसे केशव नंदा भारती केस में 2-4 चीजें जैसे मैंने आपको डिस्कस की, देन गोलकनाथ केस में भी, फिर मिनर्वा मिल्स केस में भी, फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस में भी, मतलब काफी जो डिफरेंट केसेस थे उनमें से ये कुछ चीजें जो थी वो निकल के बाहर आई कि इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें मैंने सिर्फ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही इंक्लूड किए हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर, सेक्युलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको आप याद रखना चाहो तो इसको एक फॉर्मूले से याद रख सकते हो, आरजे। ठीक है, सबसे पहले आरजे S4 FCI UP। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, आरजे S4 FCI UP। ठीक है, तो आपको याद रह जाएंगी, कभी नहीं भूलेंगी। देन उसके बाद प्रेम्बल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपका यहीं तक आएगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पूछा है तो इसमें मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको दे दी गई है। ठीक है, तो आप इससे लिख सकते हो कुछ भी। देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तो आपको जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं उसके रिलेटेड ये आपको इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेम्बल। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि केशव नंदा भारती केस जजमेंट के बाद प्रेम्बल जो थी उसको कंसिडर भी किया गया एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्दर इट वाज आल्सो अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 और 3 टर्म्स जो थी विद सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी दैट वर एडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रेम्बल जो थी इट वाज नॉट एनफोर्सेबल एंड लाइक हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो वो एनफोर्सेबल हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें या प्रेम्बल की बात करें तो वो बाइंडिंग नहीं है, ना ही इन्फोर्सेबल है। और जो चीज बाइंडिंग नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद वर्ड जो है जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं 1789-99 एंड दीज वर्ड्स इटसेल्फ डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर पीपल ऑफ इंडिया आर टू प्रोवाइड विद कॉम्प्रीहेंसिव जस्टिस। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव जस्टिस मतलब कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करना है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हम सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो हम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, राइट। देन उसके बाद इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें जिसमें हम इक्वली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देन लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इज देयर। तो ये सारी चीजें जो हैं आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी फॉर लॉ। देन उसके बाद आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, उसके बाद जो 25 से 28 तक फ्रीडम टू रिलीजन है, ये सारी चीजें जो है हमारे आर्टिकल्स में डिफाइन होती हैं, राइट। देन उसके बाद डिफरेंट वर्ड्स जो प्रेम्बल के हैं उसमें उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉवरेन की, तो सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया जो है किसी के अंडर नहीं है, इट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, राइट, और कोई भी अथॉरिटी इसके अबव नहीं है और ये अपने खुद के अफेयर्स, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हैं चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो खुद ही मैनेज करेगा, राइट। यहाँ पे इन्होंने आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है कि जैसे अगर हम 1949 की बात करें तो इंडिया जो है दैट कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस अगर आपको पता हो तो वो जो ब्रिटिश क्राउन था वही हेड करता था इनको, राइट। लेकिन बिकॉज इंडिया के पास इसकी फुल टर्म मेंबरशिप थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की सॉवरेनिटी को इससे कुछ अफेक्ट पड़ता है। एंड यूएनओ इन नो वेज, मतलब यूएनओ को भी ये मेंबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी सॉवरेनिटी जो है इस चीज से हर्ट होती है, राइट। देन अगर हम इसको वैसे बुकिश टर्म में बोलें तो एक तरफ तो ये ठीक है सॉवरेनिटी, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बियॉन्ड दी बुकिश टर्म अगर हम बात करें सॉवरेनिटी की, तो अभी तो अगर आपको पता हो तो कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इंडिया जो है वो मेंबर है,
और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने लोन लिया हुआ है, जैसे वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, फिर अभी जो ब्रिक्स का भी अपना एक बैंक बन गया $100 बिलियन वाला, जो 20 बिलियन सबने कंट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो समहाउ इंडिया जो है मतलब शी इज हाईली इंडेप्टेड, ठीक है। तो जैसे डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उन्होंने ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें मनी पूल की होती है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, आपने न्यूज़ में काफ़ी टाइम ये चीज़ सुनी होगी कि यूएस जो है वो सैंक्शंस इम्पोज कर रहा है इस फ्लानिंग कंट्री पे, ठीक है। क्यों करता है यूएस सैंक्शंस इम्पोज, क्यों, और कोई कंट्री क्यों नहीं करती है? उसका मेन रीज़न ही यही है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, तो बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन है या फिर जो यूएसए है, तो ये हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। इनको कोई ज़रूरत नहीं है लोन लेने से, ये तो लोन देती हैं इनफैक्ट जो पुअर कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो बेसिकली इंडिया ने भी ऐसे ही मनी थोड़ी बहुत पूल की हुई है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन सो फार क्योंकि यूएस या यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% जो मनी पूल होती है ये इन कंट्रीज के थ्रू होती है, यूएस होगी या यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज होगी। तो इसकी वजह से जो बाकी कंट्रीज हैं जो यहाँ से लोन लेती हैं तो वो एक तरफ से इनके अंडर आ जाती हैं, ठीक है। तो इनको वो चीज़ करनी ही पड़ती है। मान लो आज इंडिया यूएसए को किसी बात के लिए अपोज करता है तो यूएसए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। उसके चलते होगा क्या, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा, कोई कंट्री इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगी। जैसे कि अगर आपको जिम्बाब्वे का पता हो तो कितनी मतलब किसी टाइम में काफ़ी उसके बारे में सुनने को आता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल न्यूज़ में नहीं रहती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर ऐसा चला कि मतलब क्या से कहते हैं, यूएसए ने उसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दी। उन्होंने फिर भी वो उस चीज़ को नहीं माना, कुछ ऑयल प्रोडक्शन को लेके बात थी, तो फिर भी जो था उन्होंने उस चीज़ को वॉयलेट किया। फिर यूएस ने टोटली उसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिया और अब उस कंट्री से कोई भी जो है वो ट्रेड एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट नहीं करता, किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें तो इस केसेस में सॉवरेनिटी जो है वो सिर्फ इन बुकिश टर्म ही रह जाती है कि हम एक सॉवरेन कंट्रीज हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी आर द पपेट गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ सच कंट्रीज, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान भी इनको मतलब ये पपेट कंट्रीज जो होती हैं इनके के लिए एक पॉलिटिकल वर्ड होता है बनाना रिपब्लिक, ठीक है। तो अल्टीमेटली सच टाइप ऑफ कंट्रीज आर अ काइंड ऑफ बनाना रिपब्लिक इन द हैंड्स ऑफ दीज बिग नेशंस, राइट। बट एनी हो, आपको तो ऐसे ही लिखना है कि सॉवरेनिटी है तो इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो इंडिया बीइंग अ सॉवरेन स्टेट कोई भी फॉरेन टेरिटरी जो है वो एक्वायर भी कर सकती है और अपना कोई भी टेरिटरी का पार्ट जो है किसी फॉरेन स्टेट को भी दे सकती है, राइट। देन उसके बाद सोशलिस्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो है यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम, तो इट्स अ सिस्टम ऑफ पीपल। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो इंडिया प्योरली सोशलिज्म नहीं फॉलो करता है। इंडिया जो है बेसिकली अगर आपको पता हो तो हमारी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। सोशलिज्म में जो प्योर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है इसमें बेसिकली जितने भी प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो सारा पब्लिक हैंड्स में होता है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। और जो प्योर कम्युनिज्म होता है ना, जो कभी सोवियत यूनियन में था, मंगोलिया में था, क्यूबा में था, चाइना में था, तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि मतलब जो भी आप ग्रो करते हो, प्रोड्यूस करते हैं, वो इक्वली हर किसी में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इतना हाईली मतलब कम्युनिज्म, इतना प्योर कम्युनिज्म कि फिर वो चीज़ आ जाती है ना कि मान लो मैं एक पेजेंट हूँ, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मैंने कुछ अपनी पूरी मेहनत, पूरी तशद्दुद लगा के कुछ उगाया है, और फिर जब एट दी एंड रिजल्ट का टाइम आ रहा है तो मैं जो अपना प्रोड्यूस किया है उसके पैसे भी मुझे किसी के साथ शेयर करने पड़ रहे हैं और उसका प्रोड्यूस भी किसी के साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ इंडिया ने यहाँ पे, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने स्ट्रिक्टली उस चीज़ को अवॉइड किया था, ठीक है। और इंडिया की जो भी मतलब यहाँ के लोगों की इंटरप्रिटेशन थी या यहाँ के लोग जैसे थे उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री को सोशलिज्म जो था वो सूट करता था। और अगर हम 1991 से पहले की बात करें, यानी कि जब ये एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उससे पहले जितनी भी यहाँ पे कंपनीज थी
तो वो सारी की सारी पब्लिक थी, ठीक है, MTNL, BSNL, सारी जितनी भी आप देख लो ऑयल कंपनीज भी जो थी, तो उससे मतलब काफी नुकसान भी हुआ था। अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी भी फॉल कर गई थी, ठीक है। लेटर ऑन जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने काफी मतलब इन रिफॉर्म्स को काफी ज्यादा मतलब वेटेज दी और रिफॉर्म्स लाए, LPG रिफॉर्म्स 1991 में। तो काफी हमारी जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स थे वो डिल्यूट हो गए, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी में ट्रांसफर हो गई थी तब। अगर हम अब की बात करें तो अब भी हमारी जो है वो प्योर कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होते जा रही है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें जैसे कि कुछ जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें नेशनलिज्म होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स का, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, राइट। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीजें जो है वो प्राइवेट के हाथ में होती हैं, कुछ चीजें जो है वो पब्लिक के हाथ में होती हैं। तो हमारी जो है कंट्री इस टाइम मिक्स्ड इकोनॉमी जो थी हमारी, लेकिन 1991 के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन अब की अगर हम बात करें 2017 का जो सिनेरियो चल रहा है, तो हम टोटली प्राइवेटाइजेशन में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक तरह का कैपिटलिज्म है, हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको सोशलिस्ट वर्ड जो है यहाँ पे इंक्लूड करना है। सो फार इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन से किसी अमेंडमेंट से बाहर नहीं निकाला जाता, क्योंकि काफी बार ये चीज भी डिस्कस हो चुकी है कि हमारी जो कंट्री है प्योरली सोशलिस्ट नहीं रह गई है, तो सोशलिस्ट वर्ड जो है प्रेम्बल से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा करंट भी इश्यूज रहते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखना, राइट। तो जो सोशलिस्ट वर्ड था, इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, बट इससे पहले भी जो था, ऑल्दो कि ये इसको अमेंडमेंट से ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, लेकिन अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसमें भी सोशलिस्ट कंटेंट जो है वो मेंशन किया गया है। देन उसके बाद सेकुलर की बात करें तो सेकुलर वाज टू एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, but Supreme Court in 1974 held that though secular state was not expressly mentioned in the Constitution, but Constitution मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि सेकुलर वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था एज सच, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनकी बातों से, मतलब बातों इन द सेंस कि उनके जो भी उन्होंने प्रोविजंस रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल 25 से लेकर 28 की बात करें जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट होती है कि वो चाहते थे कि एक ऐसी सेकुलर स्टेट हो कि जिसमें कोई भी धर्म के बेस पे ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो सेकुलर वर्ड यूज किया था, दैट वाज नॉट यूज टू डिनोट धर्म, ठीक है, धर्म को डिनोट करने के लिए नहीं था, बट इट गेव द एम्फेसिस, मतलब कि कैसे लोग जो हैं वो अपने बिलीफ को, मतलब जो भी आप किसी भी चीज के ऊपर फेथ करते हो, आपको किसी की चीज के ऊपर बिलीफ है, तो आप उस चीज को कैसे लेते हो, कैसे फॉलो करते हो। तो धर्म का मतलब यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियरली मेंशन की गई थी कि सेकुलर का मतलब है कि स्टेट जो है उसका कोई भी अपना रिलीजन नहीं होना चाहिए, उसको हर एक रिलीजन की इक्वली ही रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। लाइक अगर आपने देखा हो तो स्टेट जो है वो हज पिलग्रिम्स भी ऑर्गेनाइज करती है, केदारनाथ यात्रा भी ऑर्गेनाइज करती है, सिख पिलग्रिमेज जो है जैसे ननकाना साहब को, तो वो भी ऑर्गेनाइज करती है। मतलब कि स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगी और सबको वो इक्वली जो है वो लेगी, ठीक है, इक्वली स्टेटस जो है वो देगी इरिस्पेक्टिव ऑफ दी स्ट्रेंथ, कि आपकी स्टेट में जो हिंदू हैं उनकी कितनी पॉपुलेशन है, जो बौद्ध हैं उनकी कितनी पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम्स हैं उनकी कितनी पॉपुलेशन है, इस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है वो इक्वल स्टेटस देना है सारे रिलीजन्स को। देन इसके बाद डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स सिस्टम। तो डेमोक्रेसी बेसिकली अ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी बेसिकली दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इंडिया में आपको पता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मैंने नीचे रेड में जो रेफर किया हुआ है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब इसमें काफी डिवाइसेस, जैसे रेफरेंडम हो गया। रेफरेंडम में क्या होता है कि कुछ मतलब लोगों को कुछ कोई डिस्प्यूटेड मैटर है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों को जो है वो राय दी जाती, लोगों की राय जो है, ओपिनियन जो है वो ली जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्टेट है डिस्प्यूटेड है,
ठीक है, तो उस स्टेट में से कुछ लोग जो है वो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, तो वहां पे रेफरेंडम होगा। मान लो उस स्टेट में से 60% पॉपुलेशन ने कह दिया कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट को उनको इंडिपेंडेंट स्टेट देनी पड़ेगी। अगर मान लो 60% या 65% लोगों ने कह दिया कि हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में उनको ऑटोनॉमी तो दी जा सकती है उस स्टेट को, लेकिन उस स्टेट को इंडिपेंडेंस नहीं दी जा सकती, राइट। देन उसके बाद इनिशिएटिव होता है कि पीपल जो लोग जो होते हैं वो कोई भी बिल जो है वो प्रपोज कर सकते हैं उनको, जैसे पार्लियामेंट में इनेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट में कोई प्राइवेट मेंबर जो है वही प्रेजेंट करता है बिल, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो है लोग डायरेक्टली कोई भी बिल जो है वो इनेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। रिकॉल जो है दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिवाइस, जिसमें वोटर्स जो हैं वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी ऑफिशियल जो है उसको रिमूव कर सकते हैं उसकी टर्म से पहले, अगर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है। देन प्लेबिसाइट में होता है कि लोगों की ओपिनियन लेनी होती है कोई भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। जैसे मान लो ये स्पेशली होता है जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उस केसेस में जो ओपिनियन होती है वो प्लेबिसाइट के थ्रू ली जाती है। तो ये सारी डिवाइसेस जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर देयर, ठीक है। वही हमारा हेड ऑफ स्टेट, वही हमारा जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट उनके थ्रू ही होता है, राइट। And Indian Constitution provides for representative parliamentary democracy under which executive is responsible to the legislature, ठीक है। देन उसके बाद रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है बेसिकली दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, एक मोनार्की और एक रिपब्लिक। मोनार्की होती है जिसमें हेड जो होता है किंग एंड क्वीन होता है, राइट। और अगर हम रिपब्लिक की बात करें, जैसे हम मौर्यन एम्पायर की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो था स्ट्रिक्टली मोनार्की फॉलो होती थी। लेकिन अगर हम पोस्ट मौर्यन की बात करें तो वहां पर रिपब्लिक जो थी वो फॉलो होनी शुरू हो गई थी। तो मोनार्की में बेसिकली जो किंग और क्वीन होता है उसके पास सेंट्रलाइज्ड पावर्स होती हैं, उसी के हैंड में सारी पावर्स होती हैं। रिपब्लिक में जो होता है वो एक इलेक्टेड वन होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और वो बेसिकली अपनी अथॉरिटीज जो होता है वो डेलीगेट कर देता है, राइट। एंड जो मोनार्की होती है वो बेसिकली सक्सेशन के थ्रू ही जो है, जैसे ब्रिटेन में होता है, ठीक है, किंग एंड क्वीन है, हेरिडिटरी पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं थ्रू सक्सेशन जो उनको मिलती है। लेकिन इंडिया में हम रिपब्लिक को फॉलो करते हैं, मतलब हमारे पास जो हेड है दैट इज द इलेक्टेड वन। उसके बाद जो डिफरेंट वर्ड्स थे जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो जस्टिस बेसिकली प्रेम्बल में सिग्निफाई करता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। तो अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो यहाँ पे है कि सारे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, जेंडर एंड सो ऑन। एंड इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें तो जैसे वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। लाइक अगर हम मेन एंड वुमेन की ही यहाँ पे बात करें तो अगर वो इक्वल वर्क करते हैं तो उनको इक्वल पे जो है वो मिलनी चाहिए, एंड दैट इज मेंशन्ड अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, अंडर आर्टिकल 39 अगर हम बात करें। देन उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस जो है उसका मतलब है कि जितने भी सिटीजन्स हैं दे हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। देन उसके बाद जैसे कि मान लो कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बेस के ऊपर हम किसी बंदे को इलेक्टोरल रोल के बाहर नहीं रख सकते, ठीक है, कि मतलब उसको हम इलेक्टोरल रोल के अंदर जगह नहीं देंगे, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद आइडल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस जो है हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। देन उसके बाद लिबर्टी की अगर हम बात करें तो प्रेम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू वेरियस फंडामेंटल राइट्स। हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन्स, हाँ लिबर्टी का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि मतलब आपका जो मन आए आप करो, ठीक है, किसी को दिल किया उसको मार दिया, किसी को दिल किया उसको कुछ भी एक्सप्लॉइट कर दिया, किसी को लड़की को मॉलेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें लिबर्टी में इन्होंने जो, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर भी बताया कि हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं दैट आर नॉट एब्सोल्यूट, दैट आर द क्वालिफाइड वन, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, राइट। जैसे हम डिफरेंट अगर कंट्रीज की बात करें, नीदरलैंड, हॉलैंड जैसी कंट्रीज, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लिबरल एनवायरनमेंट है। इवन एक बार तो वहाँ पे किसी ने प्रॉफेट मोहम्मद का भी कार्टून बना दिया था, तो बाद में बहुत ज्यादा ये मतलब वर्ल्ड लेवल पे इस चीज को बहुत हाईलाइट कर दिया गया था।
और इवन जो मुस्लिम कंट्रीज थी उन्होंने तो उनका बाइकआउट ही कर दिया था। और इवन जब उनके प्रेसिडेंट इंडिया में आए तो हमारे मनमोहन सिंह जो थे इन्होंने भी उनका बाइकआउट कर दिया और अल्टीमेटली उनको फिर मीडिया में जो थी वो माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये लिबर्टी जो है डिपेंड करती है कि कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है। और जो आइडियल है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789-99। देन उसके बाद इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इक्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे मैंने इतना स्ट्रेस इसलिए किया है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये नहीं कि आप एलीट क्लास है तो उसको कुछ और प्रोविजंस प्रिविलेजेस दे रहे हो, कोई पुअर क्लास है उसको आप बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर हम सिविक इक्वालिटी की बात करें तो अंडर आर्टिकल जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें प्रोवाइड करता है। अंडर आर्टिकल 15 देयर इज प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन एटसेट्रा। देन इसके बाद अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एंड एम्प्लॉयमेंट जो होती है। देन 17 की बात करें दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देन अगर 18 की बात करें दैट इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उसके बाद पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है अंडर आर्टिकल 325, तो उसमें दिया गया है कि कोई भी बंदा जो है उसको आप इनएलिजिबल नहीं कह सकते हो कि वो इलेक्टोरल रोल्स में उसका नाम हम एंटर नहीं करेंगे ओनली ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ ये रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये सारा कुछ। एंड अंडर आर्टिकल 326 का मतलब है कि लोकसभा या असेंबलीज में जितनी भी इलेक्शंस होती हैं दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, मतलब आपकी वोटिंग राइट्स के अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर की जो मैन एंड वुमेन है उनके लिए देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फ्रेटर्निटी की जो प्रमोशन की गई है दैट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो जैसे अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो वो भी एक अपने आप में फ्रेटर्निटी की ही एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट होती है, राइट। देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A इसके अकॉर्डिंगली है कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी अपनी कॉमन ब्रदरहुड की जो स्पिरिट है उसको बना के रखें, प्रमोट करें। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ये डाइवर्सिटीज की कंट्रीज है, डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं, लेकिन एक कॉमन चीज है जो हमें अपने आप में जोड़े रखती है, वो है हमारे इंडिया की अपनी टोपोग्राफी। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट फेडरलिज्म का जब टॉपिक किया था तो उसमें काफी डिटेल में ये चीज भी डिस्कस की थी। तो वो चीज जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये चीज मेंशन की गई है। देन फर्दर प्रियम्बल जो है डिक्लेयर करता है कि फ्रेटर्निटी जो है दो चीजों को डिफाइन करती है, एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एंड इंटीग्रिटी जो है अगेन इट हैज बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। सो दैट्स ऑल। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो थैंक यू। Please subscribe to Fateh EduCom if you like my video. Thanks for watching.